रतनपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक मोची रहता था। जहां गांव के बाकी के मोची 5 रुपए के काम को करने के लिए 10 रुपए लेकर लोगों को ठगते थे, वहीं हरिया अपनी ईमानदारी के कारण 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेता था। लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ती गई और हरिया की ईमानदारी के कारण घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता गया। ऐसे ही एक दिन हरिया की पत्नी उससे बोलती है, सुनिए जी, आप भी बाकी मोचियों की तरह काम क्यों नहीं करते हो? अगर आप यूं ही ईमानदार बने रहे तो हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। सरला, लोगों को धोखा देकर पैसे कमाने को मेरा मन गवाही नहीं देता है। भले ही हम 1 रोटी कम खा ले, लेकिन ईमानदारी की खाएंगे। और तुम चिंता मत करो, मेरी कमाई कम नहीं है, बल्कि इस गांव में काम की कमी है। इसलिए मैंने सोचा है कि कल मैं पड़ोस वाले गांव केशवपुर चला जाता हूं। वो गांव बहुत बड़ा है, वहां काम भी ज्यादा मिलेगा और कमाई भी ज्यादा होगी। बस कुछ दिन घर से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं आज आपका सामान रख दूंगी, आप सुबह होते ही निकल जाना। अगले दिन सुबह होते ही हरिया अपने औजारों वाला थैला लेकर केशवपुर की ओर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद हरिया केशवपुर के बाजार में पहुंच जाता है। अपनी थकी आंखों से वहां का नजारा देखकर उसका मन और उदास हो जाता है, क्योंकि वहां तो पहले से ही काफी मोची अपनी दुकान लगाए बैठे थे। ये क्या, यहाँ तो पहले से कितने मोची बैठे हुए हैं और लोगों के साथ इनका व्यवहार देखकर लगता है कि ये सब इनके पुराने ग्राहक हैं। ऐसे में ये लोग एक नए मोची से अपने जूते चप्पल भला क्यों ठीक करवाएंगे? लगता है यहाँ से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। नहीं, खाली हाथ घर नहीं जा सकता। तभी मोची को लोगों को अपनी दुकान पर बुलाने की तरकीब सूझी और वह अपने औजार निकालकर बैठ गया। पास में एक बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, जूतों का अस्पताल। हमारे यहाँ जूतों का इलाज किया जाता है। नए जूते बनवा लो या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो, वो भी कम पैसों में। हरिया की बातें सुनकर लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। उन्हें कुछ नया देखने को मिला। जूतों का अस्पताल, आइए और अपने चप्पल जूतों का इलाज करवाइए। अरे भाई, मेरे इन जूतों की हालत बहुत खराब है, जरा इनका इलाज तो करो। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं आपके जूतों की जान बचा लूंगा। ये सुनकर ग्राहक बहुत खुश होते हैं और हरिया डॉक्टर अपने काम में लग जाता है। बधाई हो सेठ जी, आपका जूता सही सलामत बच गया। ये लीजिए। अरे भाई वाह, कितना हुआ इसका इलाज का खर्च? अस्पताल से कम, केवल 2 तांबे के सिक्के। ग्राहक खुश होकर हरिया को पैसे देकर चला जाता है। धीरे धीरे और ग्राहक मोची के अस्पताल में अपने जूते चप्पलों का इलाज कराने आते हैं। हरिया मोची सबका इलाज करता, फिर ग्राहकों का इंतजार करने लगता। अरे वाह, इस तरकीब की वजह से आज खूब कमाई हुई। ऐसे ही काम चलता रहा तो मैं खूब पैसे जमा करके जल्दी से अपने घर लौट जाऊंगा। मोची ने खूब मेहनत की, लोगों को भी उसका काम पसंद आने लगा। इसी तरह उसने 4 सोने के सिक्के जमा कर लिए, जिसमें से उसने एक सिक्के से अपने लिए नई हथौड़ी खरीदी जिसका रंग पीला था। उसके बाद घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन सुबह होते ही हरिया मोची अपना सामान और बचे हुए सोने के सिक्के लेकर घर की ओर निकल जाता है। जंगल वाले रास्ते पर चलते चलते उसने देखा कि आगे कुछ डाकू खड़े हुए हैं। अरे बाप रे, ये तो डकैत है। अगर मैं आगे गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझसे सारे सोने के सिक्के लूट लेंगे और मैं फिर से गरीब बन जाऊंगा। तभी हरिया को एक उपाय सूझा और उसने चालाकी से एक सोने के सिक्के को पास पड़े एक पत्थर के नीचे छुपा दिया और आगे चला गया। डाकुओं ने उसे देखते ही पकड़ लिया। अरे ओ, फटाफट अपना सारा पैसा निकालो, चलो जल्दी करो। भाई जी, मुझे छोड़ दो, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, मोची गिरी का काम करता हूँ। मेरे पास इन औजारों के सिवा कुछ नहीं है। मोची के इतना कहते ही एक डाकू उसका थैला छीनकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे मोची के सारे औजार बाहर निकल जाते हैं। तभी डाकुओं के सरदार की नजर औजारों में पड़ी पीली हथौड़ी पर जाती है। देखो देखो, इसकी हिम्मत तो देखो, हमसे ही झूठ बोल रहा था। ये सोने की हथौड़ी लेकर घूम रहा है और खुद को गरीब बता रहा है। रुकिए मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। ये सोने की हथौड़ी नहीं है, ये तो एक साधारण सी हथौड़ी है जिसका रंग पीला है। हरिया मोची के इतना कहते ही डाकू गुस्से में बोलता है,
अच्छा तू हमें मूर्ख समझता है, रुक अभी तेरे हाथ पैर तोड़कर सबक सिखाते हैं। इतना कहकर डाकू उसकी तरफ बढ़ते हैं। डाकुओं को अपनी तरफ आता देख हरिया मोची बोलता है, रुकिए मालिक रुकिए, लगता है अब सच बताना ही पड़ेगा। दरअसल ये हथौड़ी कोई साधारण हथौड़ी नहीं है, बल्कि जादुई हथौड़ी है। इसे किसी भी पत्थर पर मारने से सोने के सिक्के निकलते हैं। डाकू मोची की बात सुनकर चौंक जाता है। अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ कि ये एक जादुई हथौड़ी है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। डाकू के इतना कहते ही हरिया मोची हथौड़ी उठाकर उसी पत्थर के पास जाता है जिसके नीचे उसने सोने का सिक्का रखा था। मोची के हथौड़ी मारते ही पत्थर टूट जाता है और सोने का सिक्का दिखने लगता है। डाकू ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई हथौड़ी है, इसे हमें दे दो। नहीं, मैं इसे नहीं दे सकता। अगर मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? चलो, हम तुम्हें इसके बदले 100 सोने के सिक्के देंगे। मोची डाकुओं की बात मान जाता है और हथौड़ी के बदले 100 सोने के सिक्के ले लेता है। मगर मालिक, एक बात का ध्यान रखना, तुम इस हथौड़ी को 1 घंटे में केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। मोची की बात सुनकर डाकू हथौड़ी लेकर चले जाते हैं। हरिया भी अपने घर आ जाता है। उन पैसों से वो गांव में थोड़ी जमीन खरीद लेता है। उधर डाकू अपने अड्डे पर पहुंच चुके थे। डाकुओं का सरदार अपने आदमियों से कहता है, जाओ और जाकर जितने पत्थर ला सकते हो ले आओ। सरदार की बात मानकर सभी पत्थर लेने चले जाते हैं। कुछ ही समय में वो काफी पत्थर जमा कर लेते हैं। सरदार हर घंटे में एक पत्थर को तोड़ता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो जान गया कि इस मोची ने उसे बेवकूफ बनाया है। सरदार, इनमें तो केवल पत्थरों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। लगता है उस मोची ने हमें बेवकूफ बनाया है और हमको ये साधारण हथौड़ी बेचकर 100 सोने के सिक्के भी ले गया। हाँ सरदार, हम उससे अपना पैसा वापस लेंगे और हमें धोखा देने की जुर्रत की सजा देंगे। हाँ, चलो उस मोची के घर चलते हैं। सभी डकैत हरिया मोची के घर की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उधर हरिया मोची अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी नजर उन डाकुओं पर पड़ती है जो उसके घर की तरफ आ रहे थे। हरिया जल्दी से अपनी बीवी के पास गया और बोलने लगा, सुनो भाग्यवान, अभी कुछ डाकू यहाँ मुझे खोजते हुए आएंगे। तुम उनसे वही कहना जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मोची अपनी पत्नी को अच्छे से समझा देता है और एक कमरे में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में सभी डाकू वहां आ जाते हैं। कहाँ है वो धोखेबाज मोची? बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहते हैं। वो तो अभी अपने कमरे में बैठकर ज्ञान के संदूक से सलाह ले रहे हैं। आप कुछ देर रुकिए, वो आते ही होंगे। डाकू सरला की बात सुनकर चौंक जाता है। ज्ञान का संदूक? आखिर ये किस तरह का संदूक है? डाकू सरला से बात कर रहा था, तभी वहां मोची आ जाता है। आओ डाकू भाई आओ। देखा सरला, मैंने कहा था ना, ज्ञान का संदूक कभी झूठ नहीं बोलता। उसने आज सुबह ही बता दिया था कि ये लोग आने वाले हैं और देखो वैसा ही हुआ। पति पत्नी की बात सुनकर डाकू बोलता है, तुम किस संदूक की बात कर रहे हो? आखिर क्या है उस संदूक में? डाकू भाई, ये एक जादुई संदूक है जो आने वाले खतरे को पहले ही बता देता है। तुम्हारे बारे में भी उसने मुझे पहले ही बता दिया था। और तो और मैं अपनी खेती के लिए कब मौसम सही रहेगा उसका पता भी इस संदूक के जरिए ही लगाता हूँ। लगता है तुम हमें फिर से बेवकूफ बना रहे हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने जो हमें हथौड़ी जादुई बताकर बेची थी उससे हमें कुछ नहीं मिला। तुमने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं डाकू भाई? आज मेरे पास जो कुछ भी है सब उस हथौड़ी की वजह से ही है। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा चलो ठीक है, हम तुम पर एक बार और विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमको वो ज्ञान का संदूक देना होगा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये संदूक तुम्हें नहीं दे सकता। अरे चलो ठीक है, हम तुम्हें इसके बदले 100 सोने के सिक्के और दे देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद हरिया मोची संदूक बेचने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, ये संदूक ले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसकी शक्तियां केवल अंधेरे में ही काम करती हैं। डाकू संदूक लेकर चले जाते हैं। अपने अड्डे पर पहुंचकर सरदार बोलता है, सुनो सभी, आज रात हम पड़ोस वाले गांव में चोरी करने चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस संदूक से पता करेंगे कि वहां कोई खतरा तो नहीं। सभी डकैतों ने उसकी आज्ञा मानी और रात होते ही सब संदूक के पास आ गए।
सरदार कितनी देर हो गई इससे पूछते पूछते, लेकिन इस संदूक से कोई आवाज नहीं आ रही है। हाँ सरदार, अब हम क्या करें? कहीं उस मोची ने हमें फिर से बेवकूफ तो नहीं बना दिया? अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। अगर होता तो ये जरूर बोलता। सभी डकैत सरदार की बातों से सहमत हो जाते हैं और चोरी के लिए चले जाते हैं। एक घर में चोरी करते वक्त एक औरत उन्हें देख लेती है और शोर मचाकर गांव वालों को बुला लेती है। गांव वाले मिलकर डकैतों की खूब पिटाई करते हैं। डाकू अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। सरदार, आज तो हमने जैसे तैसे जान बचा ली, नहीं तो आज गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ते। ये सब उस मोची की वजह से हुआ है। इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सारे डकैत मोची के घर पहुंच गए और मोची को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। डकैतों ने उसे एक बोरे में डाला और उसे लेकर चल दिए। मोची चुपचाप बोरे में पड़ा रहा। कुछ दूर चलने के बाद एक डकैत थक कर कहता है, सरदार, हम बहुत थक गए हैं और गर्मी भी बहुत हो रही है, क्यों ना कुछ देर छांव में रुक कर आराम कर लें। सरदार उसकी बात मान लेता है और मोची को वहीं धूप में छोड़कर आराम करने चले जाते हैं। वहीं पास से एक चरवाहा अपने गधों के साथ गुजर रहा था। गधों की आवाज सुनकर मोची को एक उपाय सूझा और उसने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। चरवाहा मोची की आवाज सुनकर उसकी ओर आया। अरे भाई, तुम्हें इस बोरे में किसने डाला और तुम क्या नहीं कर सकते? मुझे इस बोरे में जमींदार के लोगों ने डाला है। जमींदार मेरी शादी जबरदस्ती अपनी बेटी से कराना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है जो जमींदार की बेटी से शादी के लिए मना कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यकीनन उसकी लड़की से शादी करता। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ और तुम जाकर उसकी लड़की से शादी कर लो। सचमुच? बेशक, लेकिन पहले मुझे बाहर तो निकालो। चरवाहे ने मोची को बोरे से बाहर निकाला और खुद बोरे के अंदर घुस गया। मोची ने उसे बांध दिया और उसके गधों को लेकर वहां से चला गया। शाम को डकैत वापस आए, बोरे को लिया और चले गए। चलते चलते वो लोग एक दलदल के पास पहुंच गए। सरदार, क्यों ना हम इसे इस दलदल में फेंक दे? डाकुओं ने चरवाहे को बोरे के साथ ही उस दलदल में फेंक दिया और वहां से चले गए। वापस लौटते वक्त डाकुओं ने मोची को गधों के झुंड के साथ देखा। वह सभी हैरान रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जिस दलदल में फेंका था उसके नीचे एक जादुई जगह है जहां पर बहुत सारा खजाना रखा हुआ था। ये गधे उसकी ही रखवाली कर रहे थे। मैं इनकी मदद से वहां से वापस आ गया और अपने लिए कुछ सोने के सिक्के भी ले आया। अब मैं वापस वहीं जा रहा हूं बाकी का खजाना लेने। सुनो, हमें तुम उस जादुई स्थान पर ले चलो और खबरदार, तुम वहां रखे खजाने को अब हाथ भी नहीं लगाओगे। पर मैं? अरे जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो चलिए। डकैतों का झुंड उस दलदल के पास आ पहुंचा और एक एक करके दलदल में कूद गया, लेकिन किसी के हाथ कुछ न लग सका। और इस तरह फिर एक बार मोची ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली और डाकुओं का अंत कर दिया।